हमारा बचपन कैसे बीता, इस बात पर हम बड़े होकर कैसे बनेंगे, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। पर क्या एक 11 साल की बच्ची को उसके आसपास का माहौल सीरियल किलर बना सकता है? यूँ तो बच्चे अक्सर अपनी ज़िद मनवाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें, शैतानियाँ करते ही रहते हैं। लेकिन एक 11 साल की बच्ची अपनी बातें मनवाने के लिए या बस मज़े के लिए खून भी कर सकती है। ये खौफनाक कहानी है इंग्लैंड की मैरी बेल की, जो महज 11 साल की उम्र में ही एक खतरनाक मर्डरर बन गई। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ जिसने इस बच्ची की मासूमियत को ही ख़त्म कर दिया और उसे एक सीरियल किलर बना दिया। 28 मई 1957 एलिजाबेथ बेल यानी बेटी के घर नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में मैरी फ्लोरा का जन्म हुआ। बेटी प्रोफेशन से एक प्रोस्टिट्यूट थी और अक्सर वो अपने घर से गायब ही रहती थी। अपनी एब्सेंस में वो अपनी छोटी सी बेटी को किसी भी अनजान इंसान के साथ घर पर ही छोड़कर चली जाती। ये सब उसने मैरी से पहले अपने बेटे के साथ भी किया था। जब मैरी पैदा हुई तभी बेटी ने डॉक्टर से कहा, टेक दिस थिंग अवे फ्रॉम मी। बेटी केवल 17 साल की थी जब मैरी पैदा हुई, पर फिर भी एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द कैसे कह सकती है, ये विश्वास करना भी मुश्किल है। बेटी अपने दोनों बच्चों को खास पसंद नहीं करती, यहाँ तक उन्हें अक्सर अनदेखा ही करती थी। एक बार अपनी ट्रिप पर बेटी की मुलाकात एक क्रिमिनल विलियम बिली बेल से हुई और मैरी के पैदा होने के 1 साल बाद ही बेटी ने बिली से शादी कर ली। बेटी मैरी की माँ तो थी, पर वो किसी शैतान से कम नहीं थी। उसने बचपन में कई बार मैरी को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की। मैरी की आंट ईजा के अकॉर्डिंग बेटी ने 3 साल की मैरी को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। पर कहते हैं ना, इंसान तभी मरता है जब उसकी मौत लिखी होती है। गिरने के बाद भी मैरी किसी तरह से बच गई। ये अलग है कि उसे बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई थी। बेटी यहीं नहीं रुकी, उसने कभी मैरी को अपनी स्लीपिंग पिल्स खिलाकर तो कभी एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को मैरी को बेचने की कोशिश करके उससे छुटकारा पाने की कई बार कोशिश की। यहाँ तक कि 5 साल की छोटी सी मैरी के साथ वो पैसों के लिए अपने क्लाइंट्स को असॉल्ट करने की परमिशन भी दे देती थी। अपनी माँ के इतने घिनौने कामों की वजह से मैरी की मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ा होगा, इसके सिम्टम्स हमें घर और स्कूल दोनों जगह पर साफ दिखने लगे थे। मैरी एकदम मूडी और अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो अक्सर अपने साथ के बच्चों से झगड़ती और उनका गला दबाने की कोशिश करती। इस वजह से ना तो कोई उससे दोस्ती करता और ना उसके करीब जाता। वो घर और स्कूल में एकदम अकेली थी। इस सब के बावजूद भी मैरी की एक दोस्त बनी, नॉर्मा जोइस बेल। जैसे जैसे मैरी बड़ी हो रही थी, उसका बिहेवियर और एक्सट्रीम होता जा रहा था। उसका बढ़ता गुस्सा और टेम्परामेंट 11 मई 1968 को एक गलत मोड़ ले लेता है। 1 साल का एक छोटा बच्चा खून में लथपथ और लड़खड़ाता हुआ रोड पर लोगों को मिला। वो फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर गए और जब वो बच्चा होश में आया तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। 3 साल का ये बच्चा मैरी और नॉर्मा के साथ टेरेस पर खेल रहा था। अचानक मैरी को एक बात पर गुस्सा आया और उसने 7 फीट की ऊंचाई से उस बच्चे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, पहले मैरी और नॉर्मा दोनों उसके साथ खेल रहे थे, पर मैरी ने उसे धक्का देने से पहले उसका गला दबाने की कोशिश की। पुलिस ये सब बातें सुनकर मैरी और नॉर्मा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मैरी ने यहाँ तक कहा कि ये बच्चा तो उनको सड़क पर मिला था और उन्होंने ही उसको सड़क पार करने का रास्ता दिखाया। लेकिन अगर हम उस बच्चे की माने तो मैरी ने उसका गला दबाने से पहले पूछा था, What happens when you choke someone? Do they die? पहली बार नहीं था जब मैरी ने ये किया था। इससे पहले भी वो 3 बच्चों के साथ यही कर चुकी थी। पुलिस ने मैरी के इस बिहेवियर के लिए उसके स्कूल और लोकल अथॉरिटीज़ को वार्न कर दिया। क्योंकि मैरी अभी बहुत छोटी थी तो पुलिस उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। अगर उन्होंने उस वक्त ही कुछ एक्शन लिया होता तो शायद आगे जाने वाली जाने बच जाती। 25 मई 1968
85th स्ट्रीट मार्गरेट रोड पर एक शैतान और प्यारा 4 साल का मार्टिन ब्राउन रहता था। इस एरिया में बहुत से विक्टोरियन एरा के घर थे जिन्हें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़ा जा रहा था। इन टूटे फूटे अबैंडन्ड घरों में अक्सर बच्चे खेलने जाया करते। एक दिन जब कुछ बच्चे ऐसे ही एक घर में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मार्टिन अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। बच्चों ने घबराकर बाहर अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स वहां डॉक्टर्स को लेकर आए और उन्होंने CPR देने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स को वहीं पास में एक एस्पिरिन की बोतल भी दिखी तो उन्हें लगा शायद मार्टिन गलती से ये खाकर मर गया है। जब वो डॉक्टर्स मार्टिन को CPR दे रहे थे तब उन्होंने वहाँ 10 साल की मैरी और 13 साल की नॉर्मा को भी देखा, जिन्हें डॉक्टर्स ने भगा दिया। ये दिन 26 मई को मैरी 11 साल की हो गई। अपने बर्थडे पर मैरी और नॉर्मा एक साथ एक नर्सरी में जाते हैं और वहाँ हर चीज़ को तोड़ कर रख देते हैं। उन दोनों ने मिलकर पूरी नर्सरी में तबाही मचाई और फिर वहाँ से भाग गए। नर्सरी के स्टाफ ने पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर दी और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उनको 4 नोट्स मिले। हर नोट पर एक अजीब सा मैसेज था। इन नोट से ये अंदाज़ा लग रहा था जैसे कोई सिर्फ मज़े के लिए बच्चों का खून कर रहा हो, पर पुलिस ने फिर भी इंसिडेंट को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि शायद ये एक प्रैंक होगा। 2 दिन बाद 29 मई को जब मार्टिन ब्राउन की बॉडी को कॉफिन में ले जाया जाने वाला था, मैरी और नॉर्मा उसके घर जाकर उसकी मॉम से कहते हैं, हमें मार्टिन से मिलना है। जून यानी कि मार्टिन की मॉम को लगा कि बच्चे शायद मार्टिन से खेलने के लिए आए हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा कि बच्चों, तुम अभी मार्टिन से नहीं मिल सकते। ये सुनकर मैरी बिना इमोशंस के उनसे कहती है, ओह, वी नो दैट मार्टिन इज डेड, वी जस्ट वांट टू सी हिम इन द कॉफिन। अब तो नहीं पता, पर एक 11 साल की बच्ची की ये बातें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। ये मैरी यहाँ तक नहीं रुकी, अभी तो उसे कुछ और भी जाने लेनी थी। 31 जुलाई 1968 3 साल का ब्रायन अपने भाई बहनों के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था। इसी बीच मैरी और नॉर्मा वहाँ आते हैं और ब्रायन और उसके डॉग को अपने साथ खेलने के लिए लेकर चले जाते हैं। सारा दिन निकल जाता है और शाम तक भी ब्रायन घर वापस नहीं आता। उसके पेरेंट्स घबराकर पुलिस के साथ उसे ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका अपना बेटा प्लेग्राउंड में एक लाश के रूप में उनको मिलेगा। सभी देखकर हैरान थे कि ब्रायन के मर्डरर ने बड़ी नासमझी से उसे मारकर लाश को छुपाने की कोशिश की। उसकी बॉडी पर घास पड़ी थी, छोटे छोटे स्क्रैचेस और चोट के निशान भी थे। इतना ही नहीं, पास में उन्हें एक टूटी हुई सिजर मिली जिससे उसके बाल अजीब तरह से काटे गए थे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट के पास सिजर से M बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ब्रायन को गला दबाकर कर मारा गया है और उसका कातिल कोई छोटा बच्चा है। उसकी गर्दन पर जो उंगलियों के निशान थे, इससे ये साफ जाहिर हो रहा था। उन्हें ब्रायन की बॉडी और जूतों पर एक फैब्रिक भी मिला जो उसकी फैमिली में से तो किसी का नहीं था। इस मौत के बाद वहाँ पर एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और करीब 1400 बच्चों से पूछताछ की गई। इन्हीं में से 2 थी मैरी और नॉर्मा। बाकी बच्चों ने बताया कि मैरी और नॉर्मा के साथ ही उन्होंने ब्रायन को प्लेग्राउंड में आखिरी बार देखा था, पर मैरी और नॉर्मा इस बात से मुकर गए। जब उन दोनों से थोड़ा सख्ती से पूछा गया तब जाकर उन दोनों ने अपनी असली कहानी बताई। मैरी लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत चालाक थी। अभी भी उसने अपनी कहानी में काफ़ी बातें बदल कर बताई। मैरी ने कहा कि उसने ब्रायन के साथ एक 8 साल के लड़के को दोपहर में खेलते हुए देखा था जो ब्रायन को मार भी रहा था। नहीं, मैरी ने कहा कि उस लड़के के पास उसने एक सिजर भी देखी थी। इस तरह की बातें सुनने के बाद ऑफिसर्स को विश्वास हो गया कि मैरी ही असली कातिल है और अब वो झूठ बोल रही है। काफ़ी देर नॉर्मा को डांटने के बाद नॉर्मा ने फाइनली सच बता दिया। मैंने बताया कि 31 जुलाई को मैरी नॉर्मा के पास आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। प्लेग्राउंड में पहुंचकर मैरी ने नॉर्मा को ब्रायन की लाश दिखाई, साथ ही ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया कि कैसे उसने 3 साल के इस बच्चे को मारा है। नहीं, मैरी ने नॉर्मा से कहा कि ब्रायन को मरते हुए देख मैरी को बहुत रिलीफ महसूस हुआ था। ये पूरी कहानी सुनकर ऑफिसर शॉक में आ गए थे।
पुलिस ने जब मैरी को ये पूरी कहानी सुनाई तो पहले तो मैरी ने सच मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने इतना कहा कि ऑफिसर्स उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक सॉलिसिटर अरेंज करके यहाँ से निकल जाएगी। ये बहुत हैरानी की बात है कि कैसे एक 11 साल की बच्ची को इतनी लीगल कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस की जानकारी है। कुछ देर तक वहाँ रहने पर मैरी को समझ आ गया कि अब वो पूरी तरह फंस चुकी। फाइनली मैरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 7 अगस्त 1968 जिस दिन ब्रायन की बॉडी को दफनाया जा रहा था, मैरी सिमेट्री के गेट पर खड़े होकर उसका कॉफिन देखकर जोर जोर से हंस रही थी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने देखा तो वो एकदम शॉक में रह गए। वो समझ चुके थे कि अगर अभी मैरी को नहीं पकड़ा गया तो वो किसी और मासूम की जान लेकर ही रहेगी। मैरी और नॉर्मा को ब्रायन और मार्टिन के मर्डर के लिए चार्ज किया गया। अपनी सज़ा के वक्त भी मैरी आराम से कह रही थी, दैट्स फाइन बाय मी। वहीं नॉर्मा रोते हुए कहती है, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्योंकि नॉर्मा सबमिसिव थी, उसने मैरी के राज को कभी किसी से शेयर नहीं किया, पर साथ ही उसने कभी किसी बच्चे को छुआ भी नहीं था और ना ही मारा था। सारे कत्ल मैरी ने अकेले ही किए थे। शायद बचपन में उसके साथ जो कुछ हुआ, अपनी माँ की नफरत झेलने की वजह से मैरी इतनी कठोर हो गई थी। दूसरे बच्चों को तकलीफ देकर उसे अपनी तकलीफ कम लगती और एक अलग सुकून महसूस होता। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या एक 11 साल की बच्ची का अपनी मानसिक हालत की वजह से ये सब करना ठीक है। सच जो भी हो, पर ये कहानी है तो दिल दहला देने वाली। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।